हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस। आज के हमारे जो मेन टॉपिक हैं, स्पेशली फॉर ए मेन सेक्शन, जैसे कि आप लोगों को पहले से पता है कि हमारा एनालिसिस दो सेक्शन में बट के आता है। जो हमारे द हिंदू की समरी जो रोज़ हम पब्लिश करते हैं वो भी दो सेक्शन में बटा हुआ होता है। फर्स्ट इज योर मेन सेक्शन, मेंस मास्टर, एंड इसके बाद सर आपका होता है प्रीलिम सेक्शन, दैट इज प्रीलिम्स बूस्टर। सो हमने न्यूज़ को बहुत अच्छे से कैटेगराइज कर देते हैं, उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कर देते हैं ताकि आप अच्छे समझ पाएँ, अच्छे से इसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और किस किस कंटेंट कैसे प्रायोरिटाइज करना है ये आपको अच्छे से आपको दे दिया जाता है। ठीक है। सो आज हमारा जो सबसे पहला आर्टिकल है दैट इज़ द लॉन्ग रोड टू रिफॉर्मिंग इंडियाज पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। सो पहला आर्टिकल जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम से भी इसके अंतर्गत मेन इशू जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ। कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ ने पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट किया है, कैसे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो बहुत सारी कमियां हैं वो डिफेक्शन के रूप में मैनिफेस्ट हो रही हैं। मैनिफेस्ट मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारी कमियां हैं, उसी कारण से तो उस पार्टी के मेंबर्स को छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात रोल ऑफ स्पीकर, कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत स्पीकर को पावर दिया गया है ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर एक मेंबर जब दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है सो एक्ट डिफेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है। सो एक बार यूपीएससी में पिछले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एक बार इसको देख लेते हैं। आप देखो, एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली 2016 में पूछा गया, द इंडियन पार्टी सिस्टम इज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ ट्रांजिशन विच लुक्स टू बी फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, डिस्कस, एंड दिस क्वेश्चन वाज गिवन इन कोट एंड कोट फॉर्मेट। ठीक है। तो ऐसे जो कोट एंड कोट वाले फॉर्मेट होते हैं तो आपको बहुत थोड़ा कॉशियस होना पड़ता है कि कोट एंड कोट वाले में आपको कंप्लीटली अग्री भी नहीं करना है। ठीक है। अगेन दूसरा क्वेश्चन आप देखें, individual parliamentarians' role as a national lawmaker is on decline, which in turn has adversely impacted the quality of debates and their outcomes discussed. राष्ट्रीय कानून निर्माता के रूप में व्यक्तिगत सांसदों की भूमिका में गिरावट आ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बहस की गुणवत्ता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। चर्चा करें। सो अगेन ये इसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ ये जिम्मेदार है। पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ ने पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज़्यादा कंट्रोल दे दिया, एक हाई सेंट्रलाइज कमांड स्ट्रक्चर है, व्हिप सिस्टम है। सो व्हिप सिस्टम के अंदर क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो व्हिप इशू कर देते हैं किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे, आपको जो वोटिंग करनी है सर वो वोटिंग पार्टी के गाइडलाइन के हिसाब से ही करनी है। अगर आपने पार्टी के गाइडलाइन को नहीं माना सो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। सो यहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्साइंस का रोल रह ही नहीं जाता। एक इंडिविजुअल लॉ मेकर, मैं एक एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ज़्यादा मेरा इंपॉर्टेंस, मेरा जो लॉयल्टी है, माई लॉयल्टी इज मोर टुवर्ड्स माई पार्टी, जो कि इट्स नॉट ए गुड साइन। पहले मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, देन आई एम मेंबर ऑफ पार्टी। जब तक मैं पार्टी में के थ्रू मैंने इलेक्शन लड़ा, बट अगेन वो इलेक्शन लड़ने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि लोकसभा तक पहुंचना, राज्यसभा तक पहुंचना। वहां पे पहुंचने के बाद मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इस रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म डेमोक्रेसी में आई एम देयर टू रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। ठीक है। अगेन ये वाला भी क्वेश्चन डायरेक्टली एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ है। द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपी हैज डिमिनिश्ड ओवर द रिसेंट ईयर। सर ये दोनों क्वेश्चन बहुत हद तक सिमिलर है और ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन दोनों पॉइंट्स को कोरिलेट करवाता है। ठीक है। सो हमारा पहला आर्टिकल इसी चीज़ के ऊपर है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस किस पर्टिकुलर आर्टिकल में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। यहाँ पे जो सबसे मुख्य मुद्दा है, जहाँ पे इस ऑथर हैज टेकन एग्जाम्पल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हुआ क्या कि 2019 में वहाँ पे स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए और स्टेट असेंबली इलेक्शन में उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के हेड हैं,
हेड थे उस टाइम पे, और ये इनका बीजेपी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। दोनों ने कई बार मिलके वहाँ पे कोalition गवर्नमेंट फॉर्म किया। बट 2019 में क्या हुआ, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के साथ, जो शिवसेना को ही वॉज लीडिंग, शिवसेना प्लस कांग्रेस प्लस एनसीपी, शरद पवार के एनसीपी के साथ मिलके ही फॉर्म्ड गवर्नमेंट। ये बीजेपी के साथ ना फॉर्म करके इन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म किया। देन मैटर बिकम वर्स इन जून 2021, जून 21, 2022, एकनाथ शिंदे अलॉन्ग विथ 34 एमएलए, एकनाथ शिंदे 34 एमएलए के साथ ये एक फैक्शन ग्रुप बना लिया। वो उस ग्रुप से बाहर निकल गए और इनका कहना है कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी का कोर कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कोर आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को तोड़ के ये कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट फॉर्म किए। सो ये जो 34 एमएलए प्लस मैं हूं, ये है, दिस इज रियल शिवसेना। और चूंकि उद्धव ठाकरे ने हमारी शिवसेना के कोर आइडियोलॉजी, कोर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, उसका उल्लंघन किया है, सो ही इज नॉट द रियल शिवसेना। सो ये मैटर दोनों के बीच में ये कन्फ्रंटेशन स्टार्टेड। एंड चूंकि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को मना नहीं पाए, सो ही हैज टू रिजाइन, एंड एकनाथ शिंदे नेक्स्ट डे फॉर्म गवर्नमेंट विद सपोर्ट ऑफ बीजेपी। अब मुद्दा सबसे बड़ा ये आया कि आखिर दोनों में रियल फैक्शन कौन है, ठीक है। और चूंकि एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी, इसको इस तरह समझो आप कि एक पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना थी और शिवसेना के अंदर स्प्लिट ही तो हो रहा है, दो अलग अलग फैक्शंस बन गए। एक दिस इज ओल्ड लेड बाय उद्धव ठाकरे, एंड ये आपका एकनाथ शिंदे वाला ग्रुप। सो इन दोनों में से कोई एक रियल फैक्शन होगा। और जब आपका एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में लाया गया था, तो उसके अंदर दो प्रावधान थे कि स्प्लिट मतलब दो अलग पार्ट में टूट जाना, इंडिपेंडेंट फैक्शन क्रिएट हो जाना, या फिर मर्जर कि टूट के किसी दूसरे पार्टी मिल जाना। लेकिन 2003 के अमेंडमेंट के बाद ये वाला प्रोविजन को हटा दिया गया, स्प्लिट वाले प्रोविजन को हटा दिया गया। सो सबसे बड़ा प्रश्न आप ये उठता है कि जब इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत जो महाराष्ट्र के स्पीकर हैं, इनके पास मुद्दा गया कि भाई साहब दो में से कोई एक ही फैक्शन तो होगा जो कि रियल होगा, तो बाकी जो बचेगा एक कोई ना कोई फैक्शन तो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत जो प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत स्प्लिट का सर कोई प्रावधान नहीं है। और ये नार्वेकर, इनका नाम है राहुल नार्वेकर इस मुद्दे को बहुत दिन तक भटकाते रहे, इस पर डिसीजन लेने से पीछे भागते रहे। सब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि भैया जल्दी 31 दिसंबर 2023 तक आपको अल्टीमेटम दिया जा रहा है, आप डिसाइड करो इसके ऊपर। फाइनली 10 जनवरी तक इनका डेडलाइन दिया गया, एंड फाइनली ही डिसाइडेड, एंड ही सेड एकनाथ शिंदे वाला जो ग्रुप है दैट इज योर मेन शिवसेना। लेकिन यहीं पे एक और प्रश्न खड़ा कर दिया कि ये तो मेन शिवसेना है, बट इस वाले ग्रुप को मैं डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा हूं। मैं डिस्क्वालीफाई इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये जो स्प्लिट हुआ है, ये स्प्लिट हुआ बिकॉज दोनों ग्रुप के बीच में इंटरनल डिसेंट वाला इशू था, आपस में सहमति नहीं बन पा रही थी, इसलिए दोनों अलग हो गए। बट अगेन आपके एंटी डिफेक्शन लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी भी ग्राउंड पे स्प्लिट को जस्टिफाई ठहराए।
अगेन सेम मैटर केम टू शरद पवार और उनके भतीजा अजीत पवार वाले इशू में, एंड सेम इस वाले केस में भी राहुल नार्वेकर का सेम जजमेंट आया। ठीक है, मैं दोनों ग्रुप में से अजीत पवार वाले ग्रुप को मानता हूं, दिस इज ओरिजिनल एनसीपी, बट इनके वाले मेंबर को मैं डिस्क्वालीफाई नहीं करता हूं। सो इस पूरे स्टोरी में ऑथर ने जिस पॉइंट को रेज किया वो ये इनका पॉइंट है, ये जो स्प्लिट है, दैट स्प्लिट इज नॉट अलाउड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि स्प्लिट को हमने 2003 में अमेंडमेंट करके हटा दिया सर। एंड इसके बावजूद जो वहाँ पे महाराष्ट्र के स्पीकर हैं उन्होंने दोनों पार्टी के लोगों को किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया। सो इट शोज कि कैसे आप वहाँ के सिस्टम का मौकरी उड़ा रहे, कैसे उस लॉ का मजाक उड़ा रहे हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई मतलब रह ही नहीं जाता। देखिए, इसमें सबसे मुद्दे की बात क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में जो रोल ऑफ स्पीकर है दैट बिकम्स वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। ये कॉन्ट्रोवर्शियल सब बनता इसलिए है, आप ऐसा समझो, स्पीकर जब भी होता है ही इज फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, और देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि हमेशा ही विल बी फ्रॉम रूलिंग पार्टी, या तो रूलिंग पार्टी या फिर रूलिंग कोalition से होगा वो। सो कई बार क्या अमूमन स्पीकर का जो रोल होता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत में स्पीकर को पावर दिया है कि स्पीकर विल डिसाइड ऑन द फ्लोर कि ये पर्टिकुलर केस डिफेक्शन का केस है कि नहीं। और चूंकि स्पीकर का जो एक एलिजियंस होता है, जो स्पीकर का लॉयलिटी होता है, इट्स टू इस पॉलिटिकल पार्टी, तो ये कभी भी एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर की तरह कभी भी न्यूट्रल डिसीजन नहीं ले पाता। मेजॉरिटी केसेस में डिसीजन अपनी पार्टी के फेवर में देता है और बाय हुक एंड क्रुक इट जस्टिफाइज हिज और हर डिसीजन। 2017 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ। इस केस में व्हाट हैपेंड इन मणिपुर में कांग्रेस का सिंगल एमएलए था, एंड आफ्टर इलेक्शन ये एमएलए बीजेपी की सरकार का पूर्ण अपना साथ चले गए, एंड उनको यहाँ पे दे दिया गया मिनिस्ट्रियल पोस्ट। और कांग्रेस बार बार स्पीकर को रिक्वेस्ट कर रही कि हुजूर, ये एमएलए हमारे पार्टी से टिकट लड़ा और इसने जाके बीजेपी में मिल गया, सो इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। एंड 3 साल तक स्पीकर ने इस मैटर पे कोई डिसीजन लिया ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे किसकी है? रूलिंग पार्टी की। सो स्पीकर ने कोई डिसीजन नहीं लिया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवेन, एंड सुप्रीम कोर्ट सेड इट्स मॉकरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड कि भाई इमीडिएटली इस पे एक्शन लो। सो आफ्टर 3 months, आफ्टर 3 years इस पे डिसीजन लिया गया, ही वॉज डिस्क्वालीफाइड। सो कई बार आप देखोगे हमेशा रोल ऑफ स्पीकर बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। कई भी स्पीकर एज इंस्टीट्यूशन एक न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन नहीं कर पाते, और खास करके स्टेट असेंबलीज में ये ज़्यादा होता है। ठीक है, सो एक मैं बहुत ही डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक लूंगा एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर में, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव। सो एक लॉन्ग ओवरव्यू, क्या एंटी डिफेक्शन लॉ आया, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसके लाने के पीछे क्या फिलॉसफी थी, और हम किस पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक लॉ के थ्रू सॉल्व नहीं हो सकता, दैट वी विल सी। सो यहां पे क्या हुआ कि रोल ऑफ स्पीकर इज वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। ठीक है सर। प्लस ऑथर एक बात और कह रही है कि सबसे बड़ा इशू इसमें क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी
अंतः पार्टी जनतांत्रिक व्यवस्था, उसका बहुत बड़ा अभाव है। अभी भी हमारे कोई भी पार्टी जो नेशनल लेवल पे या फिर नेशनल पार्टीज, रीजनल पार्टीज, हाईली आप देखेंगे कि पार्टीज के अंदर में इलेक्शन हो रहा है। वी हैव डेवलप्ड सिस्टम ऑफ सुप्रीमो, हाई कमांड, ठीक है। सो इसके कारण क्या होता है कि जब जिस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं, वहां पे इलेक्शंस नहीं हो रहे, पार्टी के हर लेवल पे इलेक्शंस नहीं हो रहे, तो वहां पे क्या होता है, पार्टी के अंदर में कुछ एक लोगों का कोर ग्रुप होता है जिसकी तानाशाही चलती है। दिस इज व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू से कि सबसे पहला अगर चेंज करना है तो ये जो पार्टी के अंदर में ये आइडियोलॉजिकल लेवल पे चेंज करने की जरूरत है कि पार्टी के अंदर एक रॉबस्ट, एक तगड़ा सा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो। एंड दिस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर शुड मेंटेन इंटरनल डेमोक्रेसी बाय कंडक्टिंग इलेक्शंस एट वेरियस लेवल। और इसी बात को ध्यान रखते हुए 255th लॉ कमीशन इंडिया की रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के अंतर्गत आप संशोधन करके ऐसे प्रावधान लेके आओ जहां पे हर पार्टी के अंदर में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी सर कौन से कैंडिडेट कहाँ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में इलेक्शन लड़ेंगे वो डिसाइड करेंगे। इंट्रा पार्टी में हर लेवल पे इलेक्शन हो वो डिसाइड करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस चीज़ को स्टैट्यूटरी बैकिंग मिलेगी। स्टैट्यूटरी बैकिंग मतलब सिर्फ वैधानिक प्रावधान। तो दिस इज व्हाट ऑथर इज द ओपिनियन कि जो सबसे बड़े बदलाव की जरूरत है वो 3 लेवल पे है सर। फर्स्ट, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, ठीक है, इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग की जरूरत है। प्लस इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होनी चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी उन सारी चीज़ों को डिसाइड करेगी कौन से मेंबर किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे। सेकंड, ये इंटरनल इलेक्शन को भी इंश्योर करवाएंगे कि पार्टी में रेगुलर टाइम पे इंटरनल इलेक्शन हो रहे हो। स्टैट्यूटरी बैकिंग का फायदा ये होगा कि इलेक्शन कमीशन का पावर मिल जाएगा। मान लो कोई पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा रही है, मतलब अपने अलग अलग लेवल पे कौन कौन से कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, कार्यकारी लेवल पे कौन कौन से मेंबर्स होंगे, वो इलेक्शन नहीं करवा रही, सो इलेक्शन कमीशन के पास पावर होना चाहिए कि वो पार्टी को इन्फोर्स करा सके कि आप इलेक्शन टाइमली करवाओ। दिस इज व्हाट ऑथर इज ओपिनियन एंड ऑथर इज सेइंग दिस इज वेरी हाई टाइम वी शुड रिवैम्प आवर पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। सो दिस वाज द आवर फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है। और वी कैन सी, यू कैन रीड, बहुत ही हॉलिस्टिकली हमने इस पूरे आर्टिकल को इसमें कवर किया है। कॉन्टेक्स्ट, वे फॉरवर्ड, एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन, ठीक है। प्लीज गो एंड रीड दिस। Our second article is very very important, and this is the main lead article. You can see exactly this is the main lead article. In this article, author is saying कि mountains of plastics are choking the Himalayan states. जो प्लास्टिक वेस्ट की जो समस्या है वो आपके हिमालयन स्टेट्स को किस तरह वहाँ के इकोसिस्टम को बर्बाद कर रही है, वहाँ के इकोसिस्टम इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस आर्टिकल में बहुत ही आर्गुमेंटेटिव वे में ऑथर ने अपने पॉइंट्स को रखा है। इन्होंने बहुत अच्छे सॉल्यूशन भी दिखाए हैं, डेटा फैक्ट के साथ दे हैव रेज देयर पॉइंट, ठीक है। सो पहले ये देखते हैं, एक बार ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू से। आपको इस तरह ये फिगर देख के समझ में आ गया होगा किस तरह हिमालयन रीजन में यू कैन सी टूरिस्ट स्पॉट, यहाँ पे देख रहे हो आप टेंट्स बने हुए हैं, एंड दिस इज व्हाट योर प्लास्टिक वेस्ट आर देयर, ठीक है। बिफोर इस टॉपिक को हम लोग डीप में इसका हम एनालिसिस करें, लेट्स सी फ्यू क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली इन यूपीएससी।
देखो एक क्वेश्चन पूछा है हमारे यहाँ पे, ये क्वेश्चन 2018 का है। व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स इन डिस्पोजिंग द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डिस्कार्डेड solid wastes which are continuously being generated? How do we remove safely the toxic waste that have been accumulating in our habitable environment? So ये क्वेश्चन आपके 2018 के मेन से पूछा गया 15 मार्क्स में। यू कैन सी इन हिंदी, लगातार उत्पन्न हो रहे भारी मात्रा में त्यागे गए ठोस कचरे के निपटाने में क्या क्या बाधाएं हैं? हम अपने रहने योग्य वातावरण में जमा हो रहे जहरीले कचरे को सुरक्षित रूप से कैसे हटा सकते हैं? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। 2015 में डायरेक्टली क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड रीचिंग द लिमिट्स ऑफ देयर इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू टूरिज्म क्रिटिकली इवेलुएट। सो कहने का मतलब इस क्वेश्चन ये था कि बिकॉज ऑफ टूरिज्म वहाँ की जो इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी है वो बियॉन्ड रिपेयर जा चुका है, वो कैन नॉट बी रिप्लेनिस्ड। ठीक है, सो जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड के जो पर्यटन के कारण अपनी परिस्थितिकी वहाँ क्षमता की सीमा तक पहुँच रहे हैं, इसका मूल्यांकन करें। एंड इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी को यूपीएससी ने इस क्वेश्चन आंसर मेंशन किया था 2015 में। एंड 2019 में 15 मार्क्स से क्वेश्चन में दे डायरेक्टली आस्क्ड कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम। अगर आपने सही से क्वेश्चन एनालिसिस किया हुआ था तो आपने इसका बहुत अच्छा डेफिनेशन तैयार करके डायरेक्टली यू हैव इंट्रोड्यूस्ड हियर व्हाट इज द define the concept of carrying capacity of ecosystem as relevant to an environment. Explain how understanding this concept is vital while planning for sustainable development of a region. So कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को विदाउट हिमालयन रीजन मेंशन करते हुए घुमा के पूछा है। सो अपार्ट फ्रॉम हैविंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपको क्वेश्चंस के भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस किस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ गए। दैट विल गिव यू वेरी मच क्लैरिटी कि इन ऑन व्हाट लाइन ऑन व्हाट ग्राउंड यू शुड प्रिपेयर, कैसे आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मोस्टली हैज बीन टॉक्ड अबाउट प्लास्टिक वेस्ट, और प्लास्टिक वेस्ट के संदर्भ किसके संदर्भ में? मेनली ओवरऑल प्लास्टिक वेस्ट पूरे इंडिया का संदर्भ में, उसमें से ये मेनली सर हिमालयन रीजन के संदर्भ में कि किस तरह से हिमालयन रीजन में प्लास्टिक वेस्ट की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। दिस इज व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू मेक दिस पॉइंट। सो यहाँ पे जो ऑथर है वो इस बात से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपके जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो हर तरफ फैल गया, हर तरफ फैल रहा है। एंड यू कैन सी थ्रू वेरियस एग्जाम्पल कि कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन यू कैन सी हियर हिमालयज में, दिस इज द हिमालयन रीजन जहाँ पर प्लास्टिक पॉल्यूशन की समस्या फैली हुई है। इसके अलावा यू कैन सी इन द ओशियन, ये प्लास्टिक बैग्स आप देख रहे हो सर, देयर इज ह्यूज, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज डम्प्ड इनटू ओशियन। यू कैन सी ओशियन में कैसे प्लास्टिक्स आर फ्लोटिंग अगेन ऑन द शोर, बीच पे प्लास्टिक आप देख रहे हो सर। ये आपके वेटलैंड्स रिवर्स हैं, उसके अलॉन्ग प्लास्टिक वेस्ट, देन प्लास्टिक वेस्ट का कचरा बना हुआ है। अगेन ये पूरा का पूरा माउंटेन्स ऑफ प्लास्टिक्स बने हुए हैं। सो प्लास्टिक्स जो पॉल्यूशन है वो हर तरफ फैला हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हर तरफ से फैला हुआ है। और इससे ही बड़ी समस्या है माइक्रो प्लास्टिक की। माइक्रो प्लास्टिक से क्या होता है, ये जो के बड़े बड़े प्लास्टिक्स हैं इसके आपस में कॉलिजन, आपस में फ्रैगमेंटेशन के कारण छोटे छोटे पार्टिकल्स इनके बन जाते हैं। एंड दिस पार्टिकल्स आर वेरी वेरी हार्मफुल। अपार्ट फ्रॉम दिस माइक्रोप्लास्टिक्स आर ऑल्सो फाउंड, जो माइक्रोप्लास्टिक बहुत छोटे कण प्लास्टिक के आप एक कॉस्मेटिक आइटम्स हैं उसमें ही पाए जाते हैं।
और ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल। कैसे एक्सट्रीमली हार्मफुल, एक उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये एक प्लास्टिक का बॉटल है, ठीक है सर, एंड दिस प्लास्टिक बॉटल पे आपका सनलाइट पड़ रहा है, क्रशिंग लार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब धीरे 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 यहाँ से स्मॉल 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 माइक्रो पार्टिकल्स आर इंटरिंग इनटू द वाटर, लेक कह लो, रिवर कह लो, ओशियन कह लो, एनीवेयर। अब ये जो माइक्रो पार्टिकल्स नीचे जो ऊपर से गिर रहे हैं, ड्रॉपिंग, ये अक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे ये प्लैंकटन जो तुम्हारे स्मॉल, जो सबसे तुम्हारा प्राइमरी फूड चेन में होता है, तुम्हारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो सबसे प्राइमरी फूड सोर्स होता है, दैट इज योर प्लैंकटन। वो प्लैंकटन के पोर्स पे जमा हो रहे हैं, वहाँ पे जब अब उसके अंदर घुसते जा रहे हैं, बहुत 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 माइक्रो लेवल पे होते हैं। सो दैट वो इनफैक्ट हमारे लंग्स, हमारे प्लेसेंटा, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक्स इतने माइक्रो लेवल पे होते हैं। अभी जो स्मॉल स्मॉल फिशेस हैं, मछलियाँ, दिस फिशेस ये प्लैंकटन खा रही हैं, और प्लैंकटन के साथ साथ इनके अंदर सर क्या जा रहा है, ये माइक्रो प्लास्टिक्स, दिस माइक्रो प्लास्टिक्स आर इनके बॉडी के अंदर जा रहा है। अब ये जो बड़ी मछली है वो इसको खा रही है सर। तो हो क्या रहा है, ये बड़ी मछली, ये जो प्लास्टिक्स इसके बॉडी के अंदर जमा होते जाए, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। और धीरे 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 ये जो बड़ी मछली है, छोटी छोटी से बहुत सारी मछलियां खाते जा रही है, इसके अंदर ये प्लास्टिक एक्यूमुलेशन भी हो रहा है और मैग्निफिकेशन भी हो रहा है, मतलब वो प्लास्टिक का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। सो दिस माइक्रो प्लास्टिक यहाँ तक पहुँच गया सर हमारे फूड चेन में। अब यहाँ से एक अपने पास शिपिंग नाव, मछुआरे गए, जाल डाला और सर मछली को पकड़ के लेके आ गए। अपन ने इसको मस्त फ्राई किया, ठीक है सर, फ्राई किया एंड अपने फूड पे आ गया, अपने टेबल मस्त मच्छी भात खा रहे हैं। एंड आफ्टर हैविंग द मच्छी भात व्हाट हैपेंड, ये जो पूरा प्लास्टिक यहाँ पे अकोमुलेट था वो कहाँ चला गया, आपके बॉडी के अंदर। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो प्लास्टिक, दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ माइक्रो प्लास्टिक, कि माइक्रो प्लास्टिक डायरेक्टली इंटर्स इनटू आवर फूड चेन। एंड ये दो तरह की समस्या क्रिएट करता है। एक तो सर बायो एक्यूमुलेशन, दूसरा बायो मैग्निफिकेशन। एंड दिस इज हाउ दे डिसरप्ट आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। सो ऑथर ने भी अपने आर्टिकल में इन टर्म्स के बारे में बात किया, ये कैसे माइक्रो प्लास्टिक्स आपके प्लेसेंटा, आपके लंग्स तक पहुंच जाते हैं, आपके फूड चेन में पहुंच जाते हैं। एंड ये तो एक ओवरऑल सिनारियो हुआ इन कॉन्टेक्स्ट टू हिमालयन रीजन। ऑथर इज सेइंग, ऑथर ने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे अभी रिसेंटली सोशल डेवलपमेंट काउंसिल, सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज SDCs, सोशल डेवलपमेंट कम्युनिटीज SDC ने देहरादून के बारे में कुछ रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में बताया कैसे देहरादून पूरा प्लास्टिक वेस्ट से डंप हुआ पड़ा है। अगेन ऑथर इज गिविंग वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ आसाम। आसाम में एक आपका बहुत ही फेमस रामसार साइट है, बहुत ही फेमस रामसार साइट है, दीपोर बिल। वहां पर लेक को आसाम में बिल बोलते हैं, दीपोर बिल। ये आपके ब्रह्मपुत्रा बेसिन में है, आप यू कैन चेक ऑन गूगल मैप। और दीपोर बिल में हुआ क्या है कि दीपोर बिल, दिस इज द दीपोर बिल। दीपोर बिल में ग्रेटर एडेटेड स्टॉक, दैट जिसको हम लोग धेनुक भी बोलते हैं हिंदी में, जो कि वेटलैंड में पाए जाने वाली मछलियों को शिकार करता है, मछलियों पे फीड करता है। रैदर देन फीडिंग मछलियों का शिकार करने के बजाय ये वहाँ के प्लास्टिक्स में जो वेस्ट हैं उन पे धीरे धीरे ये खा रहा है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल कैसे प्लास्टिक आपके
इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कैसे दीपोर बिल जो कि रामसर वेटलैंड साइट है वहाँ पे उस चीज़ को बर्बाद कर रहा है। इसके अलावा ऑथर हैज गिवन फ्यू मोर एग्जाम्पल, जिसमें से सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनफैक्ट है ये डेटा कोट करने के लिए, कि एज पर हिमालयन क्लीनअप रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया था बाय इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव विथ जीरो वेस्ट हिमालयाज प्लस नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इनके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया। इसमें यह ऑडिट में पाया गया कि जो भी हिमालयन रीजन में जितने भी सर वेस्ट हैं, उस वेस्ट में 92.7% जो वेस्ट है दैट वेस्ट आर प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है सर, और इस प्लास्टिक वेस्ट में भी सर 72% वेस्ट ऐसे हैं जो कि आपके नॉन रिसाइक्लेबल है, मतलब इनको हम दोबारा किसी और यूज में नहीं ला सकते। सो दिस इज अ बिग कंसर्न, आप इसको रिसाइकल नहीं कर सकते, सो दिस इज बिकमिंग अ बिग ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, अभी विल सी। सो ऑथर ने ये आर्ग्यूमेंट्स, ये डेटास देके दे हैव प्रूवन कि कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है। ऑल्सो बहुत ही ब्रीफली ऑथर हैज टॉक्ड कि ये जो चैलेंज है प्लास्टिक पॉल्यूशन इतना तेजी से फैला क्यों। एक तो सर हमारा फर्स्ट इज अर्बनाइजेशन क्यों, क्योंकि अर्बनाइजेशन में जो एरिया की डेंसिटी पॉपुलेशन की दैट इज वेरी वेरी हाई, पर स्क्वायर किलोमीटर में जो पॉपुलेशन है बहुत हाई है, जो इनके द्वारा वेस्ट जनरेट होता है सर दैट वेस्ट इज ऑल्सो वेरी हाई। और जो हमारे रिसाइकलिंग, हमारी जो कलेक्टिंग वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी इस चीज़ से मैच नहीं कर पा रही। और एज आप लोगों से पता होगा जो इंडिया में अर्बनाइजेशन, दैट अर्बनाइजेशन नॉट बहुत प्लान नहीं है, इट्स अर्बन स्प्रॉल, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से फैला है। ठीक है, सो दिस इज वन प्रॉब्लम दैट ऑथर हैज टॉक्ड अबाउट। सेकेंड, ऑथर हैज टॉक्ड अबाउट हमारे लिविंग स्टाइल, हमारे लाइफ स्टाइल में चेंज। जिस तरह से हम पैक्ड फूड, ये हमारा कोल्ड ड्रिंक आप देख रहे होंगे बॉटल, पैक्ड फूड्स, ठीक है, अपने जो मॉल कल्चर में हम जाके इस तरह से जब पैक्ड प्लास्टिक फूड लेके आ रहे, ठीक है, कैरिंग वो बैग लेके नहीं जाएंगे, सब्जी वाला थाली में लेके आएंगे, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। बट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बहुत ज़्यादा डिटेल में प्लास्टिक पॉल्यूशन के कॉजेज के बारे में बात नहीं की गई। सो दिस इज द मेन टू रीजन दैट ऑथर हैज टॉक्ड अबाउट। इसके बाद ऑथर ने एक बहुत ही न्यू पॉइंट दे हैव रेज्ड, दैट इज प्लास्टिक ओवरशूट डे। ऑथर ये इस बात को दर्शाने के लिए कि हमारे यहाँ जो वेस्ट जनरेशन है, और उसको जो मैनेजमेंट करने की जो कैपेसिटी है, वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी, इन दोनों में ह्यूज गैप है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को दर्शाने के लिए ऑथर ने यूज किया कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक ओवरशूट डे। सर ये प्लास्टिक ओवरशूट डे होता क्या है? सो प्लास्टिक ओवरशूट डे जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे का जो कॉन्सेप्ट था वो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अर्थ पे जो भी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, इस प्रेजेंट पॉपुलेशन को जो रिक्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, इन सबको प्रोवाइड करने में अर्थ
अगेन आई एम रीफ्रेजिंग दिस कि अर्थ अपने इकोसिस्टम सर्विसेज के थ्रू अपने पॉपुलेशन को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने में बिना इसको एग्जॉस्ट किए, मतलब जो भी चीज़ें अर्थ दे रही है अपने पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए, उसको रीजनरेट फिर से किया जा सके। मतलब ऐसा नहीं कि हमने वाटर इतना एक्सप्लॉइट कर लिया कि उसको रीजनरेट ना हो सके। सो एक लेवल है जहाँ तक आप रिसोर्स यूज़ करेंगे अर्थ का, सो वो रिसोर्सेस को अर्थ फिर से रिप्लेनिश कर लेगी, लेकिन एक क्रिटिकल लेवल के बाद इट्स कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। एक वाटर टेबल है, वाटर टेबल से वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक पर्टिकुलर लेवल तक जो रेन है, रेन के थ्रू ये रिचार्ज हो जाएगा, बट उसके बियॉन्ड ये इट विल फॉल डाउन। सो हर ईयर ना ये जो अर्थ ओवरशूट डे है, वो जो टाइम लिमिट है वो धीरे धीरे सितंबर अगस्त में ही हमारा अर्थ उस लेवल पे पहुंच जाता है। अगस्त सितंबर के बाद जो भी ये दर्शाता है कि अगर हम अर्थ की कैपेसिटी को यूज़ करें उस लेवल के जहाँ तक अपने ये इकोसिस्टम को, अपने सर्विसेज को ये रीजनरेट कर सकता है, रिप्लेनिश कर सकता है, तो अगस्त तक ही आप सर इसका सर्विस यूज़ कर सकते हो। इसके बियॉन्ड आप यूज़ कर रहे हो, मतलब वो सर रिप्लेनिशेबल नहीं है। एक तरह से ये लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए अर्थ ओवरशूट डे का कॉन्सेप्ट लाया गया। सिमिलरली प्लास्टिक ओवरशूट डे भी यही कहता है कि एक प्लास्टिक कितना जनरेट हो रहा और कितने प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है। मतलब अगर प्लास्टिक ओवरशूट डे इज कमिंग ऑन 31 दिसंबर, सो दोनों के बीच कोई गैप नहीं है। सिमिलरली अगर अर्थ ओवरशूट डे इज कमिंग ऑन 31 दिसंबर, मतलब एक साल में जितना अर्थ प्रोड्यूस कर रहा है इकोसिस्टम सर्विसेज के थ्रू, उतना रिप्लेनिश भी हो जा रहा है जितना कंज्यूम हो रहा है। सो 31 दिसंबर इज शोइंग कि देयर इज नो गैप। सिमिलरली प्लास्टिक ओवरशूट डे में ये दर्शाया जा रहा है 31 दिसंबर को अगर प्लास्टिक ओवरशूट डे है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी है, जो जनरेशन है, दोनों मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग को जान के बहुत आश्चर्य होगा कि प्लास्टिक ओवरशूट डे जनवरी में ही चला आता, मतलब देयर इज ह्यूज गैप इन वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी और जो वेस्ट जनरेशन है, ठीक है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट क्लेम्स कि 60%, ऑथर ने इस बात को भी ना रेज किया है कि गवर्नमेंट क्लेम्स कम 60% प्लास्टिक वेस्ट को हम रिसाइकल कर लेते हैं। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज CSE, इट्स अ वेरी ऑथेंटिक एनजीओ क्या इनकी पब्लिकेशन वगैरह डाउन टू अर्थ इन्हीं की पब्लिकेशन है। CSE के हिसाब से महज 12% ही प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर पाते। उस 12% में भी 20% हम ऐसे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक का लाइफ का एंड है। लाइक इसको हमने यूज़ कर लिया वेस्ट टू एनर्जी वाले प्लांट में, वहाँ पर सिमिलरली हम सिंपली प्लास्टिक को वी बर्न इंसिनरेट करके हम पावर जनरेशन करते हैं। सिमिलरली वी आर यूजिंग इन रोड सेक्टर, रोड में डंपिंग करने के लिए। सो दिस इज व्हाट द डेटा सेज। गवर्नमेंट क्लेम ये, बट एक्चुअल में CSE ने जब CPCB के डेटा, सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा को एनालाइज किया, देन इट फाउंड दिस क्लेम इज नॉट राइट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ओवरऑल सिनारियो एंड ऑथर हैज टेकन वेरियस, बहुत ज़्यादा डेटा और आर्गुमेंट देके इट सपोर्टेड आर्गुमेंट कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन इज अ बिग कंसर्न, कैसे हिमालयन रीजन में फैला हुआ है, डेटाज क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक ओवरशूट डे, ठीक है। नाउ ऑथर इस बात भी बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हिमालयन रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई हिमालयन रीजन में प्लास्टिक वेस्ट का जो प्रॉब्लम है
ये बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक बात समझो, हिमालयन रीजन नॉर्थ इंडिया के मेजर रिवर्स का सोर्स है। इट्स सोर्स ऑफ मेजर रिवर गंगेज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, और इंडस के जो पूरा पूरा रिवर सिस्टम, ट्राइब्यूटरीज, सबों का सोर्स इज कमिंग फ्रॉम हिमालयस। और ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं ये आपके ग्लेशियर्स में दब गए हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, पानी में फॉर्म होंगे, इस सारा का सारा पानी के थ्रू दिस ऑल विल कम टू डाउनस्ट्रीम। ठीक है, प्लस फर्स्ट पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट, हिमालयन रीजन हिमालयन रीजन के बारे में देखेंगे आप, मतलब अभी तक पिछले 10 साल में क्वेश्चन 4 और पूछा जा चुका है कि वाई हिमालयन रीजन इज मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड। वाई हिमालयन रीजन इज मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड। हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड होने के ज़्यादा खतरे क्यों होते हैं? जिस ऑथर ये आपके 4 बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। आप समझो एक्चुअली है क्या कि हिमालयन रीजन ये यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब अभी भी वो राइजिंग वाले फेज में ही है। इट्स राइजिंग सर, ठीक है। एंड यहाँ पे जो लेयर्स है जैसा राइज, अभी भी सॉइल बहुत स्ट्रांगली, यहाँ पे स्टीप स्लोप है, स्लोप हाई है सर। ऊपर से भी तक सॉइल बहुत ही कॉन्सोलिडेट नहीं हुआ है। सो यहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस सर हाई। थोड़ा सा भी सर वहाँ पे कोई ग्लेशियर ऊपर से मेल्ट किया, क्लाउड ब्रस्ट हुआ, सो दिस विल क्रिएट लैंडस्लाइड। और जब आप प्लास्टिक पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है सर, यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक्स के लेयर ऐड हो रहे हैं, और ये माइक्रो प्लास्टिक्स के लेयर ईजिली लैंडस्लाइड को प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक लेयर क्या करे, एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में एक ग्रीसिंग का काम करेगा। माइक्रो प्लास्टिक, यू कैन जस्ट इमेजिन सिचुएशन जहाँ बहुत सारे बॉल्स हैं, छोटे छोटे बॉल्स, उसके ऊपर एक प्लास्टिक, इसके ऊपर एक कार्टून में गत्ता को आप रोल कराओ, कितना इजीली रोल होगा। दिस इज व्हाट इट विल इम्पैक्ट। ऊपर से थर्ड पॉइंट के हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा आपको यूनिक इकोसिस्टम, बहुत ज़्यादा ऐसे स्पीसीज हैं जो हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड, कश्मीरी हंगल, सो दिस ऑल थिंग्स आर गोइंग टू, वहाँ का जो यूनिक इकोसिस्टम हिमालयन का, उसको डिस्टर्ब करेगा। इनफैक्ट आपको पता होगा कि हिमालयन इकोसिस्टम इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हॉट स्पॉट। ठीक है, सो दिस इज, बाकी मैंने इसमें कवर कर दिया है द हिंदू समरी में। सो दिस इज व्हाट ऑथर इज सेइंग कि हमारे यहाँ हिमालयन रीजन पे क्यों फोकस करना चाहिए, हिमालयन रीजन क्यों यूनिक है, और क्यों प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हिमालयन रीजन के लिए इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये तो सारी समस्या हो गई जो ऑथर टॉक्ड अबाउट कि प्लास्टिक पॉल्यूशन कैसे हर तरफ फैला हुआ है, क्या कैसे कारण है। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में बहुत सारे एविडेंसेस दिए, बहुत सारे डेटास के बारे में बात की। देन दे टॉक्ड अबाउट कि कैसे हिमालयन रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे यहाँ का जो लीगल मैकेनिज्म है, हमारे यहाँ जो लीगल मैकेनिज्म हमने तैयार किया, उस मैकेनिज्म में क्या कमी है, वो मैकेनिज्म क्यों, क्या क्या मैकेनिज्म है और वो मैकेनिज्म क्यों सही से काम नहीं कर पा रहे। सो हमने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा कि इंडिया नीड्स ए रॉबस्ट रूल टू हैंडल वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2016 में वी ब्रॉट, गवर्नमेंट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल लेके आई 2016। Similarly, again in the same year, plastic waste management rule was brought, और इसके अलावा EPR was brought,
एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स लायबिलिटी ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स लायबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर 2022 से बेसिकली इसके बारे में बहुत सारे प्रोविजन लेके आया गया। ईपीआर आपका शुरू से ही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 में ही ईपीआर के कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रांगली इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, सो ईपीआर जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप था इस नए लॉज में, नए रूल्स में, दैट वाज द ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनफैक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में आपके क्वेश्चन ने पूछा यूपीएससी ने ईपीआर के बारे में, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो लीगल मैकेनिज्म है, हाउ दिस वर्क, ये लीगल फ्रेमवर्क प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, इसके बारे में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर, प्लस जो आपकी लोकल बॉडीज़ हैं उनके ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी दी गई कि भैया वेस्ट कलेक्शन से लेके वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग, सारा काम ये आपका है। ठीक है, एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट मतलब हाउस होल्ड लेवल पे जो प्लास्टिक वेस्ट हैं, या फिर किसी कोई कंपनी है, रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो लोग अपने वेस्ट में से प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट कर देंगे ताकि उनका रिसाइकलिंग इजी हो जाए। ठीक है, तो ये सभी मैंने लीगल फ्रेमवर्क सेटअप किया। और थोड़ा सा हम लोग लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर आपकी कंपनी है और आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना चाहते हो। मान लो कोई कंपनी ए है और ये कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना चाहती है, और इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के जो पैकेजिंग मटेरियल यूज किया, दैट मटेरियल इज सर प्लास्टिक। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे प्लास्टिक का बहुत ही बड़े मात्रा में यूज हो रहा है, लाइक ये कूलर, अभी गर्मी का सीजन आने वाला है, यू विल सी सो मेनी कूलर्स इन द मार्केट, सिम्फनी, हाइफनी, सबके प्लास्टिक की सर बॉडी होगी। सो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रिंसिपल पे काम करती है, पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल पे, कि जो पॉल्यूट करेगा वही पे करेगा। तो इसमें जो कंपनी है, कंपनी को ये कहा जाता है कि जो आपके प्रोडक्ट के कारण मार्केट में, इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में जो प्लास्टिक गया, उस प्लास्टिक की रिसाइकलिंग, उस प्लास्टिक का कलेक्शन, उस प्लास्टिक को फिर से कैसे आप रीयूज कर सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, एंड दैट यू हैव टू डू। सो इसमें किया क्या जाता है कि ये प्रोड्यूसर्स, ब्रांड ऑनर्स और इंपोर्टर्स, जिनको हम बोलते हैं PBIO, ये क्या किए, कंज्यूमर को किए, प्रोडक्ट सेल किए, और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, ब्रांड ऑनर्स और इंपोर्टर्स होंगे बहुत अलग अलग कंपनियों को। लाइक जैसे कि प्लास्टिक, देखो हमने एक एग्जांपल दिया, पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किया गया प्लास्टिक का। दूसरा एक बॉडी है, एक कूलर के पूरे पूरे बॉडी बनाने के लिए प्लास्टिक यूज़ किया गया। तो जितने भी ऐसी कंपनीज हैं, सब मिलके एक बना दी संस्था, प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर का सेल कर ही रही है, और क्या कहीं थोड़ा सा एक अमाउंट 1%, 0.5% ऑफ टोटल इनका टर्नओवर का इसको दे रही है। और इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता कि ये क्या करेगी, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन PRO, इनका मेन रोल क्या हो जाता, ये कंज्यूमर के बीच में अवेयरनेस जनरेट करेगी। अब सर इसमें कंज्यूमर का क्या रोल है? सो जस्ट आई बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल में सेग्रीगेशन का प्रोविजन था। आप सर प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे। सो कंज्यूमर के लेवल पे ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अभी भी आप देखोगे 90% जगहों पे वेस्ट सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आया नहीं हाउस होल्ड लेवल पे. दिस इज व्हाट अवेयरनेस जनरेशन. अगेन जो भी आपका वेस्ट मैनेजमेंट का जो पूरा पूरा इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, मतलब लोकल लेवल पे वेस्ट को कलेक्ट करना, वेस्ट को रिसाइकल करना, जो वेस्ट डिस्पोजेबल है उसको डिस्पोज करो, लैंडफिल में डालो, सारी चीज़ों को फिर जो यूजेबल है उसको फिर से रिसाइकल करके उसको इकॉनमी में घुसाओ. ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपके लोकल बॉडीज पे आती है. अर्बन लोकल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज, उनके ऊपर आता है. और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं. जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल कवर किया था, इनफॉर्मल वेस्ट स्पीकर्स, जो आप देखते होंगे कि बहुत सम ऑफ द पॉपुलेशन वो कचरे का थैला लेके दर मूविंग अराउंड, रोमिंग अराउंड, कलेक्टिंग प्लास्टिक बॉटल्स, ऑल दिस थिंग्स. सो इनफॉर्मल वेस्ट स्पीकर, ठीक है. सो लोकल अथॉरिटीज इनको भी सपोर्ट करती है, ठीक है. फिर जो प्रोड्यूसर्स पीआरओस हैं वो भी इनको सपोर्ट की. इन सभी के बाद फाइनली जो यहाँ पे मटेरियल वेस्ट डिस्पोजेबल था, ख़त्म करने वाला था, उसको आपने डिस्पोज कर दिया. जो रिसाइकलेबल था फाइनली रिसाइकिल होके इसी कंपनी के पास पहुँच गई. सो दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट्स सर्कुलर इकोनॉमी. आप लोगों ने देखा होगा सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसेंट डेज. वी हैव कवर्ड इन आवर द हिंदू summary in December month. I think January month we have covered it, December or January, circular economy. And this is a concept of circular economy, how circular economy works. Look, so this is a concept of EPR, extended producer responsibility. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि ये तो हमारा लीगल स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है. अभी रिसेंटली 2021 में हमने अमेंडमेंट किया, इसके अंदर हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया. बट ये लीगल स्ट्रक्चर इज नॉट वर्किंग सर. ये लीगल स्ट्रक्चर इज नॉट वर्किंग बिकॉज कि जो इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस. मतलब सर कि आपने पूरी बात कर ली कि अपन 6 महीने में बाइसेप्स बॉडी 100 kg वेट गेन सब कर लेंगे, बट आपके पास वो क्षमता ही नहीं है. तो बड़ी बातें कर लो, बड़े रूल्स नियम बना लो, बट वो जो करने का विल पावर है, जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, दैट हैज़ नॉट डेवलप्ड. और जो हमारे ये सारे रूल्स में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी दी गई है, वो है सर आपकी लोकल बॉडीज़. यहाँ पे भी जो अपने पीआरओ का कॉन्सेप्ट है, ये पीआरओ खुद से ये वेस्ट कलेक्ट करने नहीं जाएंगे, वेस्ट कलेक्ट करने जाएंगे आपकी लोकल बॉडीज़. इन्हीं आपने देखा होगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में गाड़ी आती है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग कलेक्शंस होते हैं. सो पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है. और यही सबसे बड़ी कमी है. सबसे बड़े लेवल पर जो समस्या ये है हमारे यहाँ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, या फिर ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, कि जितने भी रूल्स हैं, वेदर इट्स प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 और वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, सबों ने लोकल बॉडीज़ के ऊपर सारी जिम्मेदारी दी हुई है. और इंडिया के जो लोकल बॉडीज़ है, इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है सर 4F प्रॉब्लम: फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज एंड फ्रेमवर्क. समस्या ये है कि सर इनके पास कैपेसिटी ही नहीं है. आपने कैपेसिटी बिल्डिंग किया ही नहीं. इनके ऊपर सिग्निफिकेंट पावर का डिवोल्यूशन नहीं है. इनको सिग्निफिकेंट पावर नहीं दिया गया कि कैसे आप यू विल टैकल सच ए थिंग्स. मॉडल, बहुत सारे स्टेट्स ने मॉडल लॉज नहीं बनाए हैं कि कैसे लोकल बॉडीज विल मैनेज दिस वेस्ट.
So this is the first major challenge. सो रिसेंटली 15th फाइनेंस कमीशन इस बात का कॉग्निजेंस लेते हुए, इनफैक्ट 14th फाइनेंस कमीशन ने भी लोकल बॉडीज को एम्पावर करने के लिए फंड का डिवोल्यूशन डायरेक्टली करवाया सेंटर से. सो ये चीज़ धीरे धीरे सॉल्व हो रही है. लेकिन रिसेंटली आपने डेटा देखा होगा, कुछ दिन पहले द हिंदू में आया था कि जो लोकल बॉडीज हैं 1% ओनली दे जनरेट देयर ओन रेवेन्यू. सो इनके पास फंडिंग की बहुत बड़ी इशू रहती है. उसके बाद कैपेसिटी, फंक्शन, क्या क्या रोल है नहीं है खुद ही नहीं पता. फंक्शनरीज रोल डिसाइड कर भी लेती है, कैसे काम करेंगे, फंक्शनरीज नहीं है, और किस फ्रेमवर्क अंतर्गत करेंगे ये नहीं पता. तो मेजर चैलेंजेस लोकल बॉडीज, इनको एम्पावर करने की जरूरत है. सो दिस इज व्हाट जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट गो बियॉन्ड टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू सब फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शुड नॉट ओनली बी सीन as a cooperation with the center and state, rather it should be third tier also. मतलब आपकी लोकल बॉडीज. दिस इज वन ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकल बॉडीज कैसे एम्पावर किया जाए. उसके अलावा ऑथर ने बहुत ही अच्छा ये सजेशन दिया कि कैसे हम वेरियस स्कीम्स के बीच में कन्वर्जेंस ला सकते हैं. जैसे हमारे पास नरेगा है, नरेगा एक्ट है, तो हमारे पास स्वच्छ भारत मिशन अभियान है, हमारे पास अमृत है, स्मार्ट सिटीज मिशन है. इन सारे मिशंस के को अगर हम कन्वर्ज करा दें, मान लो नरेगा के थ्रू काम कराने के लिए वी हैव 100 days वर्क प्लान. स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हमारे पास फंडिंग है, तो यहाँ से सर फंडिंग ला के इसके अंतर्गत में सफाई कराने का प्रावधान है. मनरेगा के अंदर हमारे वर्कर्स इनके लेके जाओ, जो भी जहाँ पब्लिक बॉडीज हैं, वेयर वी कैन इम्प्लीमेंट प्लास्टिक कलेक्शन, वेस्ट कलेक्शन प्रोग्राम, कैसे इसको डिस्पोजेबल करना है, कैसे इस चीज़ को हमें रिसाइकलिंग करवानी है. लैंडफिल्स में सेग्रीगेट करवाओ, क्योंकि मिक्स वेस्ट होने के कारण लैंडफिल भी बिकम वेरी टॉक्सिक्स. सो ऑथर ने ये बात बड़ी अच्छी अपने इसमें दिखाई है कि कैसे आप कन्वर्जेंस ला सकते हो वेरियस स्कीम के बीच में. सेकंड, लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने की बात तो है ही. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम पर्टिकुलर हिमालयन रीजन के बारे में बात करें, सो हिमालयन रीजन में वहाँ का जो इकोसिस्टम है और वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट रिसाइकलिंग इज डिफिकल्ट. सो वहाँ पे जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सर्टिफिकेट है, उसका जो वैल्यू है, उसका वैल्यू थोड़ा हाई रखो इन कंपैरिजन टू जो सिटीज़ आपके प्लेन एरियाज में हैं. तो यहाँ पे जो कंपनीज है उनको भी क्या होगा, उनको इंसेंटिव मिलेगा. नहीं ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा वेस्ट मैनेजमेंट करने में, यहाँ पे कलेक्शन करने में अगर हमारा ज़्यादा इफर्ट लग रहा है तो इसके वैल्यूज़ भी हाई है. दिस वी कैन डू. फोर्थ, हाउस होल्ड लेवल पे सेग्रीगेशन करने की बहुत ज़रूरत है. हाउस होल्ड लेवल पे यह अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है कि हाउ वेस्ट को सेग्रीगेट करना इज हाउ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर अपन वेस्ट को सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया तो बहुत सारे वेस्ट ऐसे हैं जो डिग्रेडेबल हैं, ऑर्गेनिक हैं, वो इजीली आपके बहुत अच्छे से यूज़ आ सकते हैं मैन्योर्स वगैरह में. फिर प्लास्टिक वेस्ट को आपने सेग्रीगेट कर दिया तो इजीली दैट कैन बी रिसाइकल्ड. जो रिसाइकलेबल नहीं होगा दैट विल बी डम्प्ड देन अदर वेस्ट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है. और आपके जो बहुत सारे ऐसे फंडिंग वगैरह आते हैं, स्वच्छ भारत कोस्ट ट्रस्ट जो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू फंडिंग वगैरह आता है, उस फंडिंग को यूज़ करके आप इसको एक बहुत अच्छे स्कीम के रूप में, एक बहुत अच्छे वे में फंड, फंक्शनरीज, कन्वर्जन, सारे प्रॉब्लम को दूर करके वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन. लेट्स कम टू द थर्ड आर्टिकल. ये तीसरा आर्टिकल से छोटा आर्टिकल है, मोस्ट सबसे टफ आर्टिकल है. बहुत ही कोड और क्रिप्टिक लैंग्वेज में बात की गई है. दिस आर्टिकल इज अबाउट कि 1 मार्च को आपके हिंदू और बिजनेस लाइन में एक आर्टिकल आया था जो इस बार का एनएसओ का डेटा के हिसाब से थर्ड क्वार्टर यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर वाले क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ था दैट वाज अराउंड 8.4%. और इस क्वार्टर में जो अपना एनुअल जीडीपी ग्रोथ है उसको भी रिवाइज करके अपर साइड रिवाइज किया गया कि 7.6% होगा.
आई थिंक अर्लियर इट वॉज 7.3%। तो 7.3% पहला एस्टिमेट था, उस एस्टिमेट से अपवर्ड किया गया। सो बहुत लोगों के लिए शॉकिंग था कि हाउ इट केम, ठीक है। सो एंड इससे बहुत ही अच्छा एक चीयरफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ। इनफैक्ट ये डेटा आने के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा उछाल आया। लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बहुत अच्छे से इस बात को काउंटर किया गया है कि सर जो जीडीपी का जो नंबर है दैट इज नॉट एक्चुअल नंबर, ये बहुत सारी चीज़ों को छिपा ले रहा है। मतलब डेविल लाइज इन डिटेल। और अब मैं डिटेल में इस डेटा को एनालाइज करूं सो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स निकल के मर्ज होके आएंगे जो सोच कर दिखाएंगे कि ये एक्चुअली में जो जीडीपी ग्रोथ का डेटा शो कर रहा है वो रियल इकोनॉमिक पिक्चर को शो नहीं कर रहा। दिस इज व्हाट दिस इन दिस आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर हैज ट्राइड टू डू। लेट्स सी वन बाय वन इनके क्या क्या आर्गुमेंट है। सबसे पहला आर्गुमेंट है सर, अच्छा बिफोर गोइंग टू दैट आर्गुमेंट लेट्स सी अ क्वेश्चन। ये 2019 के यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 2 था। एंड दिस क्वेश्चन वाज, डू यू अग्री विद द व्यू दैट स्टेडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप। सो क्या स्टेडी जीडीपी ग्रोथ से इंडियन इकोनॉमी गुड शेप में रहेगा कि नहीं रहेगा, दिस वाज द क्वेश्चन। और अभी अपन यही इस चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ जीडीपी ग्रोथ रेट से इंडियन इकोनॉमी के हेल्थ का एक्चुअल पता नहीं चल सकता। क्या इस बात से सहमत है कि स्थिर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और कम मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में छोड़ दिया है? आज के इस आर्टिकल समझने के बाद आपको इस बात को अच्छे समझ में आ जाएगी कि स्टेडी जीडीपी ग्रोथ जरूरी नहीं है कि आपके अच्छी आर्थिक अर्थव्यवस्था का भी प्रतिबिंबित कर रहा हो, ठीक है। सो इस आर्टिकल में व्हाट ऑथर हैज आर्ग्यूड, सबसे पहला पॉइंट बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट में ऑथर का यह कहना है कि 2021-22 वाले 2021-22 में इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रोथ किया क्योंकि जस्ट अपन बाहर निकल रहे थे पेंडेमिक से। तो पेंडेमिक वाले ईयर में क्या हुआ था, हमारी इकोनॉमी श्रिंक की थी। सो उस वाले ईयर में इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो हुआ। उसके बाद 2022-23 में आपकी जो इकोनॉमी हुई, इस सडन जो ग्रोथ आया था पेंडेमिक के बाद, इसके तुलना में ये जो ग्रोथ जो भी हुआ इसके तुलना में तो ये जो ग्रोथ था वो छोटा दिखा। चूंकि आप समझो इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बेस इफेक्ट होता क्या है? बेस इफेक्ट कंपेयर करता है दो अलग अलग लेवल ग्रोथ को। सो मान लो मैं -5 से 6 गया। सो यहां पे जो बहुत बड़ा जंप दिखेगा आपको, बट अगेन मैं 3 से 8 गया, दिस इज ओनली 5। सो बेस इफेक्ट इज सेइंग कि इस वाले पीरियड में फर्स्ट हमारा जो ग्रोथ था दैट ग्रोथ वाज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू जो अगला ईयर हुआ, इन कंपैरिजन टू दिस ये छोटा हो गया इन कंपैरिजन टू दिस बेस। अब इस छोटे बेस के कारण जो हमारा इस साल का ग्रोथ है, इस साल का जो ग्रोथ है दैट ग्रोथ इज लुकिंग बिग। हम उसके तुलना में देख रहे हैं छोटे वाले ग्रोथ कंपैरिजन में दिस इज लुकिंग बिग एंड दिस इज कॉल्ड बेस इफेक्ट। सो फर्स्ट जो हिंदू क्राइटेरिया वो सेज कि सर बेस इफेक्ट के कारण आपको ग्रोथ ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा बहुत एक वैलिड पॉइंट दे हैव रेज्ड इन दिस आर्टिकल कि सर एक बात मुझे ये बताओ कि जीडीपी जो ओवरऑल आपका पूरा इकोनॉमिक आउटपुट है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज टैक्सेस सबको लेकर जीडीपी काउंट किया जाता है, लेकिन एक्चुअली में अगर आपको सिर्फ इकोनॉमिक आउटपुट देखना है किसी भी इकोनॉमी का
सो वो आपका होता है सर जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस जीवीए का मतलब क्या हुआ, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो आपके इकॉनमी में प्रोड्यूस हुए उनका वैल्यू क्या है। इंटरमीडियरीज को हटा दो, जो इंटरमीडियरीज हमने यूज किया उनको हटाने के बाद जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ विदाउट काउंटिंग फॉर टैक्सेस एंड सब्सिडीज, टैक्सेस और सब्सिडीज के बिना काउंट किए हुए हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया उसका वैल्यू क्या है, वो आपके जीवीए में काउंट होता है। एंड दिस गिव्स एक्चुअल ग्रोथ। और ये पाया गया कि जीवीए में आउट ऑफ 5 सेक्टर्स में कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर नेगेटिव। एंड ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ रेट वॉज भले 8.4%, लेकिन जीवीए था सर वो सिर्फ 6.5% है। तो इन दोनों के बीच में इतना ह्यूज गैप क्यों है? जीडीपी का डेटा देख के तो ये लग रहा है कि नहीं जीडीपी इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन एक्चुअली में जो आप कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट देख रहे हो जीवीए का, तो ये ऑलमोस्ट 190 बेसिस पॉइंट कम है। सर ऐसा हुआ क्यों? जब इसका इक्वेशन को देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसके पीछे रीजन क्या है। जीडीपी और जीवीए की जो रिलेशन वो ये होता है कि जीडीपी प्लस जीवीए, इसमें गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस देती है इनडायरेक्ट टैक्सेस वो ऐड होता है माइनस सब्सिडीज। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, यू विल गेट जीडीपी। एंड इन दिस आर्टिकल हिंदू हैज मेंशन कि इस पर्टिकुलर पीरियड में 32% राइज हुआ इनडायरेक्ट टैक्स का। अब ये 32% राइज क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन ये था कि गवर्नमेंट बहुत लंबे समय से सब्सिडी को रैशनलाइज करने का प्लान कर रही है, खास करके फर्टिलाइजर सेक्टर पे। अब ये फर्टिलाइजर सेक्टर जैसे सब्सिडी कम किया जा रहा है, सब्सिडी को डीबीटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग, अब इन सभी चीजों का मार्केट प्राइस पे सेल हो रहा है। अब जैसे मार्केट प्राइस पे सेल होगा सो वी हैव टू पे जीएसटी। जीएसटी क्या सर? इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सो यस, बिकॉज ऑफ दैट इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज राइजिंग। एंड चूंकि सब्सिडी को रिफॉर्म किया जा रहा है, रैशनलाइज किया जा रहा है, सो ये दिस विल कम डाउन। तो सर ये वाला राइज किया, ये वाला कम किया, तो ओवरऑल यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। प्लस 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 एक और चीज कि जो बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जो अपने इंपोर्टेड गुड्स वगैरह हैं वहां पे भी क्या हमें देखने को मिला, वहां पे बिकॉज ऑफ दैट इंपोर्टेड गुड्स में भी प्राइस में इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा, भले प्राइस बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़े, बट उस पर जो टैक्स लगना है वो टैक्स का अमाउंट भी बढ़ेगा। सपोज किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर 10% टैक्स लगता है, उसका दाम पहले 100 रुपया था, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इट बिकम 120 रुपीज। सो सर पहले टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स 10 रुपये जा रहा था, जो 100 रुपये प्राइस था, बिकॉज ऑफ 120 रुपीज उसका प्राइस बढ़ गया, सो टैक्स विल ऑल्सो इंक्रीज बाई 12%, मतलब 2 रुपये का इजाफा हो गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो दिस इज व्हाट led to rise in indirect taxes और subsidies is coming down. So second argument जो आपके ऑथर का है वो ये है कि सर जीडीपी के डेटा मत जाओ, जीवीए देखो। और जीवीए का डेटा ये कह रहा है कि जीवीए के डेटा में 190 बेसिस की कमी है जीडीपी डेटा से, और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू आया है। और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों आया वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन द ऑथर इज एडिटर हैज रेज्ड। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग, अगर आपका जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इसका मतलब कंज्यूमर का एक्सपेंसेस स्पेंडिंग में अच्छी होनी चाहिए थी, बट कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत ही मॉडेस्ट है, ओनली 3.5%। सो मतलब इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट उसको खरीदने के लिए जो कंज्यूमर है उसके
खर्चा में इजाफा नहीं हुआ। अगेन यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। प्लस एक और जो सबसे बड़ा जीडीपी का ड्राइवर होता है दैट इज गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग सर कॉन्ट्रैक्ट की गवर्नमेंट स्पेंडिंग 3.2% नीचे आया है, डिक्लाइन किया है। सो अगेन दिस सोज, तीसरा जो पॉइंट है, दिस सोज कि जो की ड्राइवर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, जीडीपी ग्रोथ के, वो उसको देख के तो लगता नहीं है। सो फाइनली ओवरऑल ऑथर का ये कहना है कि सर आप जो भी बातें कह लो, आपका ये ग्रोथ है जो जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हो, दिस इज नॉट एक्चुअल इकोनॉमिक सिनारियो। रैदर ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज में जो इंप्रूवमेंट हुआ, बिकॉज ऑफ दैट आपका जीडीपी नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। और भले ही इलेक्शन ईयर में दिस कैन बी बेनिफिशियल, बट ओवरऑल वी नीड अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, वी नीड स्ट्रक्चरल चेंजेस। और जो डेटाज हैं उनको बहुत ही जुडिशियसली आप यूज़ करो, ठीक है। सो अगेन कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, कि आपको क्या लगता है कि इस बात से कहाँ तक सहमत हो कि स्टेडी जीडीपी ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छे शेप में रखा हुआ है? तो हमें समझाना पड़ेगा सर ये ग्रोथ आ कहाँ से रहा है, ये ग्रोथ सर कैसे आ रहा है। अगर ग्रोथ ये रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी से आ रहा है, ये ग्रोथ रियल इन्वेस्टमेंट कंजप्शन जो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स हैं उससे आ रहा है, देन सर इट्स वेरी वेरी गुड। लेकिन ये ग्रोथ इस तरह से आर्टिफिशियल वे में आ रहा है, देन सर इट्स नॉट गुड, ठीक है। Now we are moving to our prelim section. In prelim section जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है दैट इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। इट इज़ गोइंग टू बिल्ड साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट शिप रिपेयर यूनिट। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड अभी रिसेंट टाइम से न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ 2-3 रीजन्स। पहला ये, अभी रिसेंटली एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड फेरी डेवलप किया है, ठीक है। फॉर दैट इट वॉज इन न्यूज, दिस वॉज द फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड फेरी इन इंडिया, इन ट्रांसपोर्टर सिस्टम इन इंडिया। एक तो पहला तो सर ये है। दूसरा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का बहुत बड़ा रोल है इंडिया के शिपिंग इंडस्ट्री में। वैसे देखा जाए ओवरऑल इंडिया का जो शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग में जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली 1%, बहुत कम है। जबकि हमारा 90% ट्रेड, मोर देन 90% ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% ज़्यादा ट्रेड बाय वैल्यू शिप के द्वारा होता है। और शिपिंग इंडस्ट्री में हमारा जो कंट्रीब्यूशन लेस देन 1%, बट इस 1% में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा 50% कंट्रीब्यूशन ये जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, दिस इज इन केरला। सो दो बड़ी इंडस्ट्री हैं, एक तो शिप रिपेयर इंडस्ट्री, एक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। इन दोनों में जो हमारा कंट्रीब्यूशन इंडिया का दैट इज 1%, और इन दोनों में मेजर कंट्रीब्यूशन इज बाई कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। सो इसकी एक्सपेंशन, इसकी क्षमता को विकसित किया जा रहा है सो दैट ये इंडिया का जो शेयर है वो शेयर को बढ़ा सके। सो लुक इन दिस आर्टिकल हैज़ टॉक्ड अबाउट, आप देख सकते हैं इन दिस आर्टिकल हैज़ टॉक्ड अबाउट किस तरह से कोचिन शिपयार्ड, हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन 1%, ठीक है, 25% कैपेसिटी को बढ़ाना है, ऑल दिस थिंग्स। एंड अभी रिसेंटली द रिसेंट एक्सपेंशन एट CSL इज इन लाइन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मैरीटाइम विजन 2030। अब इस ये मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का उद्देश्य है कि भारत को विश्व के 10 टॉप कंट्रीज में ले आना है शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर डेस्टिनेशन में इंडिया को टॉप 10 में लेके आना, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा सर, अमृतकाल मैरीटाइम विजन जो कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैरीटाइम ट्रेड प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की फोकस करता है।
तो दिस इज अगेन, ये जो भी रिसेंट जो भी आप देख रहे हो शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज से लेके बहुत सारी चीज़ों पे जो फोकस हो रहा है, यू कैन कोरिलेट विद दिस टू विजन ऑफ गवर्नमेंट। तो यू कैन ऑल्सो मेंशन इन द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट को मेंशन करते हुए यू कैन ऑल्सो से क्या क्या गवर्नमेंट और भी चीज़ें डेवलप कर रही है आपके मैरीटाइम ट्रेड को डेवलप करने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट आर्टिकल वाज दिस ऑन दिस। सेकेंड आर्टिकल, ठीक है, ये सिप्रस के बारे में। सिप्रस देखो, लुक टर्की इज हियर, टर्की ने बहुत पहले साइप्रस को इन्वेड किया था। सो इट इन्वेडेड साइप्रस एंड अभी वहाँ पे यूएन के थ्रू देयर इज पीस इज मेडिएटेड। सो इस कंट्री का लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2014 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि टर्की इज लोकेटेड बिटवीन 2 सी, उन दोनों सी का नाम क्या है? सो ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, दिस इज टर्की। सो क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है कि साइप्रस इज लोकेटेड इन विच सी, विच इज लोकेटेड टर्की के इसमें विथ रिस्पेक्ट टर्की ये किधर है? सो इट्स साउथ ऑफ टर्की। सो दिस इज सेकेंड आर्टिकल विच वी कवर्ड इन प्रीलिम सेक्शन। थर्ड आर्टिकल वाज दैट कि लैंसेट स्टडी सेज कि इंडिया में जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, मोटापा सर बढ़ता जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ता जा रहा है, दैट इज अगेन अ बिग चैलेंज, ठीक है। कुछ डेटाज दिए हुए हैं, डेटाज यूज गो थ्रू द प्रीलिम सेक्शन जो हमारा अपना द हिंदू का समरी है, उसमें यू विल सी, हमने इसको बहुत समराइज कर क्रिस्प करके आपको दे दिया है। और जिसमें एक और चीज़ सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में मेंस पर्सपेक्टिव से मेंशन है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज डबल बर्डन, द वर्ड आप यू कैन सी, तो दैट आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नाउ फोर्थ आर्टिकल, ग्रे जोन वारफेयर। ये कुछ दिन पहले हमने अपने द हिंदू के मेंस वाले सेक्शन में कवर किया था, ठीक है, और आज ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन वाले सेक्शन में था। ये आर्टिकल और पिछला वाला जो लैंसेट स्टडी का ओबेसिटी रिपोर्ट था, ये दोनों आर्टिकल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। सो ग्रे जोन वारफेयर के बारे में बात किया जा रहा है। व्हाट इज ग्रे जोन वारफेयर? अभी रिसेंटली जो अपने यहाँ राइजीना डायलॉग हुआ था, राइजीना डायलॉग इज नथिंग बट ए स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। इट्स समथिंग शांग्रीला डायलॉग के तर्ज पे अपन ने भी स्टार्ट किया रायसीना डायलॉग, ठीक है। दिस कंडक्टेड बाय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस ORF। सो यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बात किया कि सर रिसेंट टाइम में जो वारफेयर है, दैट वारफेयर इज नॉट समथिंग जो कि पहले जैसा वारफेयर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन था, तो उस फेज में है। Rather, we have entered into gray zone warfare. No white and black, ignore, ना तो complete peace है ना complete war है, ठीक है, but it's gray zone warfare, दोनों के बीच वाला। एंड दिस टैक्टिक्स हैज बिकम वेरी वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर, बहुत ज़्यादा डिप्लॉय किया गया था कोल्ड वॉर के टाइम पे, जब यूएस और यूएसएसआर के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था। सो ये दोनों डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन करने कभी नहीं आते थे, दे विल ऑलवेज गेट इन्वॉल्व इन प्रॉक्सी वार्स। तो देख रहे हो यहाँ पे भी ऑथर ने मेंशन किया ग्रे जोन वारफेयर, ठीक है। अगेन अभी आप चाइना का एग्जांपल देख लो, चाइना साउथ चाइना सी में, चाइना जो है चाइनीज मिलिट्री साउथ चाइना सी में वहाँ पे अपना धाक जमाए हुए है, एंड चाइना वहाँ पे अपना टेरिटोरियल क्लेम करता है साउथ चाइना सी में। और साउथ चाइना सी एक्चुअली में देखा जाए तो साउथ चाइना सी की जो आसपास का लोकेशन है, दैट लोकेशन इज बाई, इट इज बॉर्डर्ड बाई साउथ एशियन कंट्रीज, वियतनाम, फिलीपाइंस, बट चाइना का क्लेम वहाँ पे है। तो चाइना अगेन वहाँ पे नहीं डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में, बट अगेन वहाँ पे जाकर अपना टेरिटोरियल क्लेम कर रहा है। फिर अभी ताइवान का लेके चाइना का इशू है, ठीक है, तो वो
तो दिस आर्टिकल वी हैव अगेन मेंशन, एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे। एंड एक चीज़ और जो इस एग्जाम यो जहाँ मेंशन है, अभी रिसेंट न्यूज़ में है, लायन आइलेट। सो एग्जाम में सिंपली देके पूछ सकता है कि लायन आइलेट इज लोकेटेड वेयर। एक बार इसको आप मैप पे जरूर लोकेट करें, वेयर इज लायन आइलेट। और इसमें ग्रे जोन वारफेयर को आप अपने मेंस वाले पेपर में जरूर मेंशन करें। जब भी इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह की बात आए, जब भी ग्लोबल अलायंसेस के बारे में बात आए, तो प्लीज मेंशन कि जो रिसेंट जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट देयर आर सो मेनी पैराडाइम शिफ्ट। एंड एक बहुत बड़ा शिफ्ट है वो ग्रे जोन वारफेयर। तो हमें अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करनी पड़ेगी कि हम ग्रे जोन वारफेयर के साथ कैसे डील करें। सो दिस इज द एंड फॉर द टुडेज एनालिसिस। होप you have enjoyed। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड हम लोग हर दिन इसके एनालिसिस के बेसिस पे वी पुट 10-15 क्वेश्चंस, हम 15 क्वेश्चंस रोज़ दिया करते हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है। एंड वो लिंक आपके टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट परफॉर्मेंस, एवरीथिंग यू कैन गेट, ठीक है। प्लस ये जो आप द हिंदू की समरी देख रहे हो रोज जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, ये समरी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर वेबसाइट, और दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन आवर ग्रुप। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप